साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछली क्लास को देख करके वहाँ कमेंट्स बॉक्स में किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक नई समस्यात्मक चीज़ हमारे सामने रखी गई और वहाँ से ये पूछा गया कि सर जब भी कभी हम इन 3 व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत आती है या फिर वर्तनीगत अशुद्धि भी हमारी हो जाती है कि कहाँ हमें बिंदी लगानी चाहिए, कहाँ बिंदी नहीं लगनी चाहिए और इनका उच्चारण करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए मित्रों, आज की इस क्लास में जो ये छोटी सी समस्या है इसके बारे में हम बात करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो पहला व्यंजन आपको दिखाई पड़ रहा है ये क वर्ग का अंतिम व्यंजन है। क वर्ग का अंतिम व्यंजन है। तीसरा यहाँ दूसरा दिखाई पड़ रहा है, ये ट वर्ग का दूसरा व्यंजन है, ट वर्ग का तीसरा है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है इसे हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन। आप ये समझ लें कि इसका जो उच्चारण होता है, इसका उच्चारण लगभग इस ढंग से करना है हमें, अंग की तरह से। ये उच्चारण आप मानिए, अंग। यदि अगर हम बिल्कुल मूलतः यदि देखते हैं तो इसका उच्चारण जो अंतिम उच्चारण है वहां पे आधा न और ग इसकी ध्वनि आती है, ग। आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ ड़, हम ऐसा बोल देते हैं क ख ग घ ड़। आमतौर पर ये बोलते भी हैं कि देखो क ख ग घ ड़ आते नहीं है और बात करता है, नहीं, ड़ नहीं आएगा लास्ट में। क ख ग घ ङ, क ख ग घ अंग। मतलब ये ध्वनि आपकी आए अंतिम ध्वनि क वर्ग के अंतिम व्यंजन के लिए ये आएगी। ये ड बोलने में हमें उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं आती है, डमरू। ट वर्ग का तीसरा वर्ण है जिसका उच्चारण होगा ड। और ये है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का अग्रभाग ऊपर मसूड़े के पास जाता है और एकदम उछाल से उसको हम छोड़ते हैं, और उस उछाल की वजह से, छोड़ने की वजह से ही इसका नाम भी क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है उछाला हुआ या उठाकर फेंका हुआ। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ का अग्रभाग, हमारी जिह्वा का अग्रभाग ऊपर मसूड़े के पास जाता है और उछाल से फेंकते हैं, ड ढ। हिंदी में 2 उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। जब हमने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ा था उसमें यह बात आई भी थी। तो इसका उच्चारण ड होगा, अंग ड ड। हम इसको अंग्रेजी के माध्यम से और भी आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान रखिए, अंग्रेजी में इसके लिए हमेशा क्या बनता है, एन बनता है। अंग्रेजी में इसके लिए क्या बनता है, एन बनता है। इसके लिए हमेशा क्या बनता है, डी बनता है। और इसके लिए हमेशा क्या बनता है, आर बनता है। इस अंतर से हम आराम से समझ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उच्चारण करने में भी। आप देखिए शब्द जैसे ये क्या लिखा हुआ है, गंगा। ये शब्द क्या लिखा है, गंगा। ये शब्द क्या लिखा है, रोड। ये शब्द क्या लिखा है, बहरोड। ये शब्द क्या लिखा है, बहरोड। अब आप अंतर समझिए। देखिए यहां गंगा में हम ये बिंदी होती है अगले, आपको पता है ना, यहाँ पंचमाक्षर बीच में इसी ढंग से ये बना हुआ है। चलो मैं इसको संस्कृत के ढंग से ही लिख देता हूं। ये शब्द लिखा हुआ है, ये गंगा। यदि अगर हम इसका उच्चारण डायरेक्ट करते हैं तो फिर ये तो हमारा उच्चारण ही बड़ा गलत हो जाएगा, गड़ंगा। नहीं, गंगा लिखा हुआ है। चाहे हम अनुस्वार के रूप में लिख दें और चाहे ऐसे लिख दें, एक ही बात आती है। देखिए अनुस्वार भी, जहाँ जब हमने पिछले लेक्चर में भी हमारे जब वर्ण विचार को लेकर के हुए थे तो उसमें ये कहा था कि वहाँ जब लिपि सुधार समितियों का गठन किया गया तो वहाँ एक सुझाव इस ढंग का आया था कि प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में रख दें। इससे क्या हो जाएगा कि लिपि तो आसान हो जाएगी और उच्चारण समान बना रहेगा। तो ये वही पंचमाक्षर है जिसको हम अनुस्वार के रूप में काम ले देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। तो हम बहुत सारे शब्दों में संदीप हमें लिखना होता है तो हम या आधा नए भी लगा देते हैं, हम बिंदी भी लगा लेते हैं। पंचमाक्षर को यहाँ काम में लेने की बात आती है। अब आप समझिए, देखिए इसका उच्चारण क्या होता है। मैंने कहा ना कि इस वाले वन के लिए अंग्रेजी में है,
ये आपका शब्द लिखा हुआ है GANGA। इस GA से क्या बना? ग। इससे क्या बन रहा है? ये आपका। और इससे क्या बन रहा है? गा। ये गंगा शब्द। ये शब्द क्या बना आपका? गंगा। तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या काम आया है? एन काम आया। इसके लिए क्या काम आया? एन। अब आप देखिए ROAD, इन तीनों से मिलाकर के क्या बन रहा है? रो। और इससे मिलकर क्या बन रहा है? डे। ये देखिए ऐसा हो गया। आप याद रख लीजिए, अंग्रेजी हम कहीं भी हमारा कोई नगर पालिका द्वारा या नगर परिषद द्वारा जो बोर्ड लगाए हुए होते हैं वहां पे ये लिखा होता है जयपुर रोड, अलवर रोड, डे के नीचे बिंदी नहीं आएगी। ये बात भी अभी हम समझेंगे, बिंदी नहीं होती है उसके नीचे। उसकी स्पेलिंग आप देखिए, स्पेलिंग में कभी गलती नहीं होती है, स्पेलिंग ठीक होती है अगर इंग्लिश में लिखा है तो, लेकिन हिंदी में जब लिखा होता है तो वो गलत लिखा होता है। रोड, यहाँ पे रोड की स्पेलिंग इस ढंग से, बहरोड। अब हम शब्द करें BEHROR। ध्यान दीजिए, यहां से हम क्या करते हैं, इस बी से हम बात करते हैं तो चलिए ये BE से ये बन गया बै। H से यहाँ क्या बन जाता है? RO से क्या बन जाता है? रो। और ये जो R बना है, इस R से क्या बनता है? डे। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए, इस डे के लिए क्या आया? R आया। इस डी के लिए क्या, इस डे के लिए क्या आया? डी आया। और इस अंक के लिए क्या आया? N आया। तो तीनों ध्वनियां अलग अलग हैं जिसको हम अंग्रेजी के माध्यम से भी आसानी से हम समझ सकते हैं। आपको रेवाड़ी अगर लिखना है, आप जिन शब्दों के अंत में भी उत्क्षिप्त व्यंजन डे या ढ आता है तो आप ध्यान दीजिए वहां पे आपका R आता है। यदि अगर उत्क्षिप्त व्यंजन ढ होता है, जैसे महेंद्रगढ़, तो लास्ट की स्पेलिंग में आप देखिए RH वहां जुड़ा होता है, वहां क्या होता है? RH जुड़ जाएगा। तो ये स्थिति समझने के लिए हम अंग्रेजी का सहारा लेंगे और उससे हमें ये चीज क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। तो ये तो बात हुई इनके उच्चारण को लेकर के, और इनमें बात वर्तनी की तो कहीं और कुछ आती भी नहीं है, लेकिन अब वर्तनीगत जो अशुद्धि हमसे होती है हम उस पर चर्चा कर देते हैं एक छोटी सी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ठीक से आप समझ सकते हैं। उच्चारण में आप कभी इनके भूल ना करें। इसका उच्चारण होगा अंग, अंग। जैसा आपका अयोग वहा वर्ण होते हैं आपका अंग और अह, बिल्कुल पहले वाले की तरह इसका उच्चारण होगा। तीसरा टे वर्ग का टेट है डे, और ये होता है डे, उछाल दे करके यहां। अब एक चीज यहां हाथों हाथ समझ लीजिए आप कि आमतौर पर हम भूल करते हैं इस ढंग से कि हमें डे या ढे, हमें इन्हीं में बिंदी लगाकर उसको करना होता है। क्या करना होता है? इसमें बिंदी लगानी होती है। कभी हम लगाते हैं, कभी हम नहीं लगाते हैं। इस स्थिति को आप एक बार समझ लीजिए कि डे ढे में बिंदी नहीं लगेगी। कैसे? इसको मतलब मैं 3 कंडीशन आपको देने जा रहा हूं। 3 कंडीशन में आपको डे और ढे में बिंदी कभी नहीं लगानी है। इसके अलावा हर जगह पे आपको वो बिंदी लगानी है। पहली बात क्या है? जब डे या ढे, जब डे या ढे, बिंदी नहीं लगा रखी इनमें, ध्यान रख लेना आप। जब डे या ढे शब्द के शुरू में हो, शब्द के शुरू में हो, जब ये शब्द के शुरुआत में होंगे तो डे और ढे में बिंदी किसी भी हालत में नहीं लगेगी। जैसे डलिया, डमरू, डलिया, डमरू, ढक्कन, ढोलक, ये देखिए, जब भी कभी बिंदी अगर किसी डे या ढे से कोई भी शब्द शुरू होते हैं
तो उनमें बिंदी किसी भी हालत में नहीं लगेगी। ये पहली बात आप अच्छे से याद रख लें। ड या ढ में, ड या ढ से शुरू होने वाले शब्दों में कभी भी बिंदी नहीं लगेगी। दूसरी बात क्या है, जब अंग्रेजी भाषा का शब्द हो, जब अंग्रेजी भाषा का शब्द हो तो भी बिंदी नहीं लगेगी। मैं आपको 3 कंडीशन याद है, मैंने ऊपर लिख दिया है कि बिंदी नहीं लगेगी। 3 कंडीशन है जिनमें बिंदी नहीं लगेगी, बाकी हर जगह बिंदी लगनी है जब अंग्रेजी भाषा का शब्द हो। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द में ड ढ चाहे कहीं भी आ जाए, लगेगी नहीं। जैसे रेडियो, कोड, मोड, संडे, रोड इत्यादि। तो दूसरी बात आपकी क्या हो जाती है, ये समझ लीजिए, यदि अगर अंग्रेजी भाषा का शब्द हुआ तो बिंदी किसी भी हालत में नहीं लगेगी। तीसरी बात क्या रहेगी, जब ड या ढ से पहले जब ड या ढ से पहले ड हलंत या फिर ढ हलंत या फिर ण हलंत, जब ड या ढ से पहले ढ हलंत या ण हलंत हो तो मतलब यदि अगर इनसे पहले इसी वर्ग का, हम इन 3 की न कह, वैसे तो आमतौर पर शब्दों में यही मिलता है कि जब ड या ढ से पहले इसी वर्ग का कोई आधा वर्ण अगर आ जाए तो भी हमें बिंदी नहीं लगानी। जैसे हम कहें पंडित, ये क्या लिखा है, पंडित। अब ड से पहले इसी वर्ग का आधा आ गया। खंडित में भी बिल्कुल वही है। अंडा में हम कहें तो भी यहां वही स्थिति है। गड्ढा की हम बात करें तो यहां भी स्थिति क्या है, वही है। सॉरी, यहां नहीं लगी गड्ढा में, गड्ढा। हम करें हवाई अड्डा की हम बात करें तो बिंदी नहीं लगेगी। तो याद रहे, जब ड या ढ से पहले इसी वर्ग का कोई अगर आधा वर्ण भी हो तो भी हमें बिंदी नहीं लगानी। ये 3 कंडीशन ऐसी रहेंगी कि जहां हमें बिंदी नहीं लगानी। इसके अलावा हर जगह आपको क्या करना है, बिंदी लगा देनी है। आप ढेर सारे उदाहरण देख लीजिए। सड़क, अब हम कहें सड़क, तो सड़क में ड या ढ शब्द के शुरुआत में नहीं है, बीच में आया। अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, अंग्रेजी भाषा का शब्द भी नहीं है सड़क, और ना उस ड से पहले कोई उसी वर्ग का आधा वर्ण है, तो इसलिए बिंदी वहां 100% लगनी है। सड़क, पढ़ाई, लड़ाई, पेड़, सड़ा, पकड़, झगड़, तो इस जगह पे आपकी बिंदी, मतलब ये 3 कंडीशन आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा हर जगह आपको ड या ढ में आपको क्या करनी है, बिंदी लगानी है। मैं समझता हूं कि यदि ये तथ्य हमें याद रहे तो किसी भी हालत में हमारी उच्चारण संबंधी व वर्तनीगत अशुद्धि नहीं होगी, और इस तरह की समस्या कभी हम भविष्य में दोहराएंगे भी नहीं। मतलब हमारी ये गलतियां कभी जीवन में फिर नहीं हो सकती हैं यदि ये बातें हमें याद रहती हैं तो। चलिए मित्रों, पर्याप्त है आपके लिए, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि इस समस्या का कुछ ना कुछ तो हल हमारे सामने हुआ होगा, और इसी तरह के प्रश्न कुछ भेजते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी समस्यात्मक चीज या हमारे सामने इस तरीके से आती है
तो बहुत से और अभ्यर्थी भी ऐसे होते हैं कि जिनका ध्यान उस समस्या की ओर नहीं जाता और किसी एक के द्वारा किए गए प्रश्न के आधार पर सभी को क्या मिलता है, उसका फायदा मिलता है। तो आप प्लीज इसी तरह से आप अपना स्नेह बनाए रखें, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, समस्याएं ढूंढकर आप कमेंट्स बॉक्स में करते रहें और मैं उनको हल करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। फिर भी हमारा अभी तक हमने लगभग जितने भी टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक हुए जहाँ हमारी संधि की बात आती है, समास की बात आती है, वर्ण विचार की बात आती है, प्रत्यय के टॉपिक हैं, हमने बड़े बड़े बहुत सारे टॉपिक को हमने लगभग निपटा लिया है, उनमें हो चुके हैं। फिर भी उनकी रिवीजन क्लासेस हम करेंगे और उनसे संबंधित कुछ जो प्रश्न रहेंगे महत्वपूर्ण उनको करेंगे। पर आप इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल जो आपकी समस्या सदा से बनी रही हैं, आप वो मुझे भेजते रहिए और अपना सभी के लिए, सभी के हित को ध्यान में रखकर उनका समाधान पाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।